आज के वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12 के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 के इतिहास में आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में जो पहला नंबर आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आपको हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग 3 तरीका से पढ़ेंगे। पहला तरीका हम लोगों के पास क्या रहेगा? पहला तरीका ये रहेगा कि हर एक चैप्टर का हम लोग पहली बार में थ्योरी को पढ़ेंगे। पहली बार में थ्योरी, दूसरी बार में क्या करेंगे कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट अब प्लस में क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। और तीसरी बार में इसे क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव पहला बार में हर एक चैप्टर का थ्योरी मुझे पढ़ना है। दूसरी बार में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न को देखना है। और तीसरा जो आपको पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आपको ऑब्जेक्टिव। तो एक चैप्टर को आपको 3 ढंग से पढ़ना है। थ्योरी पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्टिव। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं ये सब का सब अभी हम थ्योरी को पढ़ाने वाले हैं। जब थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं तब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर थ्योरी आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है आपको हिस्ट्री है क्लास 12 के बच्चों के लिए। यहाँ से नीचे आइए, इस नंबर पर आप उधर से मैसेज करके आए। जो बुक अभी देख रहे हैं टीवी के अंदर, बोर्ड के अंदर, ये बुक आपको डायरेक्टली मिल सकता है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लिया जाता है, एकदम आपको फ्री में दिया जाता है। बस इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर उधर से मैसेज कीजिए, तभी इधर से बुक आपको जा पाएगा। ये इतिहास है। जब आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो इतिहास है, जिस इतिहास का चैप्टर का उसमें नाम देखिए क्या दिया है, ईंटे मनके तथा अस्तिया या हड़प्पा क्या दिया है? सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता कहिए तो या ईंटे मनके तथा अस्तिया कहिए तो दोनों का दोनों बात क्या है? आपको इक्वल है, बराबर है। अब आइए इसमें पहला नंबर जो चैप्टर शुरू हुआ है आपको हड़प्पा सभ्यता, उसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी आपको सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले आपको संस्कृति का अर्थ आपको क्या करना होगा कि जानना आपको ज़रूरी होगा कि संस्कृति का अर्थ होता क्या है, संस्कृति का मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझा रखा है कि संस्कृति का मतलब क्या है। तो बताया है कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष कालखंड या भौगोलिक क्षेत्र से क्या पाए जाते हैं? संबंध पाए जाते हैं। अब बताइए, हड़प्पा जो एक आपको सभ्यता था, एक संस्कृति था। सभ्यता संस्कृति किसे बोलते हैं? जैसे आज हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हम लोगों के सभ्यता संस्कृति क्या है? हम लोग में जब भी पंडित जी आते हैं तब भी शादी होता है। उसके बाद होता क्या है कि लड़का वाला लड़की के घर, लड़की वाला लड़का के घर, पहले देखा सुनी होता है, उसके बाद क्या होता है? शादी ब्याह होता है। लेकिन अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह में चले जाइएगा तो ऐसे तो वहाँ शादी नहीं होता है। वहाँ होता कैसा है कि डायरेक्टली लड़का और लड़की अपने पसंद से शादी कर लेता है। तो हर एक लोगों का जो है अपना अपना अलग अलग सभ्यता और संस्कृति है कि नहीं है? हर एक लोगों का अपना अपना अलग अलग सभ्यता और क्या है? आपको संस्कृति है। तो पुरातत्वविद, संस्कृति शब्द का जो प्रयोग जो है, पुरातत्वविद का मतलब जो लोग आपको धरती के अंदर दबे कुचले चीज़ों का जो खोज करते हैं ना, उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है? पुरातत्वविद बोला जाता है। संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं, यानी ऐसे स्पेशल जगह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। अब हड़प्पा जो है सबसे अलग हट के आपको सभ्यता था कि नहीं था? अब उतना वर्ष आपको पुराना सभ्यता, जिसमें आपको समझिए एक नगर का रूप मिला हुआ है। आज इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप कर गए, फिर भी हम लोगों के गांव में नाला नाली नहीं बना है। लेकिन उतना साल पहले हड़प्पा सभ्यता में नाला नाली सड़क पूरा एकदम व्यवस्थित ढंग से था कि नहीं था? व्यवस्थित ढंग से था। जो एक विशेष कालखंड या भौगोलिक क्षेत्र से क्या करता है?
संबंध को आपको पाया जाता है या संबंध को आपको रखता है। चैप्टर जो मेन है वो मेन कहाँ से आपको शुरू हो रहा है? मेन आपको सिंधु सभ्यता, जिसे क्या नाम, हड़प्पा सभ्यता, जिसे क्या नाम दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता पूछेगा तभी वही बात है, या सिंधु घाटी सभ्यता पूछेगा तभी क्या है? वही बात है। आगे चल के बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण से बोला जाता है, ये आगे हम लोग समझेंगे। अब आइए, इसमें आपको थ्योरी के रूप में समझाया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं ना अच्छे से, तो हमें नहीं लगता कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत होगा। पहले क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत में पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना, यानी भारत के पुराने इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें जो पहला सभ्यता मिलता है उस सभ्यता का क्या नाम है? आपको हड़प्पा सभ्यता है कि नहीं है? हड़प्पा सभ्यता, यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर क्या की गई थी? आपको खोजी गई थी। देखिए, सिंधु क्षेत्र में पड़ता है, जो आपको पाकिस्तान एरिया का जो क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र है, वहाँ ये आपको क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद जो है सबसे पहले इसकी हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी क्या की गई थी? आपको खोज की गई थी। इसीलिए आपको उसी के नाम पर इस संस्कृति का क्या किया गया? आपको नाम रखा गया। तो पहली बार जब खुदाई इसका काम चला, वो किस जगह पर चला था? हड़प्पा के जगह पर चला था। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? आपको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ता है? पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो है आपको पंजाब प्रांत में आपको पड़ता है। पंजाब प्रांत के आपको मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के आपको बाएं तट पर क्या है? आपको स्थित है। तो रावी नदी के बाएं का मतलब क्या है? बाएं तरफ है। दाहिने का मतलब क्या है? दाएं तरफ है। तो रावी नदी के बाएं तरफ जो है पंजाब प्रांत के कौन सा जिले में पड़ता है? मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। लगभग 2600 से आपको 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल जो है आपको निर्धारण क्या किया गया है? यानी बताया गया है कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक जो है ये क्या चला? आपको सभ्यता जो है आपको चला है। इस सभ्यता को ही आपको क्या बोला जाता है? सिंधु सभ्यता बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। चूँकि यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है? आपको सिंध नदी नाम है। रावी नदी भी आपको है। तो आप समझे कि आपको प्राचीन जब भारत में हम लोग जाते हैं तो पहली बार एक सभ्यता मिलता है, जिस सभ्यता का क्या नाम है? आपको हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है हम लोगों के जो पंजाब है उसी से सटा हुआ पंजाब पाकिस्तान में भी है। माने जब बंटवारा हो रहा था तो कुछ पंजाब का हिस्सा हम लोग में, कुछ पंजाब का हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो उधर जो पाकिस्तान के एरिया का जो पंजाब का हिस्सा है, तो पंजाब प्रांत के कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से जिला में हड़प्पा पड़ता है, तो मोंटगोमरी जिला में आपको हड़प्पा पड़ता है, जो आपको रावी नदी के किस तरफ पड़ता है? बाएं तट पर स्थित है, जिसका काल जो है लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। तो 2600 से 1900 अगर देखिएगा तो बताइए यहाँ पर कितना दिन हो जाता है? तो 19 से अगर 26 जाते हैं तो लगभग 7 के आसपास पड़ जा रहा है कि नहीं पड़ जा रहा है? लगभग 7 के आसपास पड़ जा रहा है, 7 के आसपास। तो इतना दिन तक जो था ये आपको हड़प्पा सभ्यता क्या किया गया? आपको चल पाया। उसके बाद आइएगा दूसरा पॉइंट पर। दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आपको विस्तार का मतलब क्या है? कहाँ तक ये फैला था? तो फैला कहाँ था? लगभग 12,99,600 किलोमीटर तक निर्धारित किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना दूर तक हुआ है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक जो है आपको फैला हुआ है, जो अब 15 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। यानी पहली बार जब शुरुआत में इसे देखा गया तो लगभग इतना नापा गया, लेकिन अभी के वर्तमान समय में देखा गया है तो हड़प्पा सभ्यता का एरिया लगभग कितना हो गया है?
15 से 20 लाख। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? यानी पहले जो है हड़प्पा सभ्यता शुरुआत में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अभी वर्तमान समय में अभी कितना हो गया है? 15 से 20 लाख। चूँकि जो क्षेत्र है विस्तार हमेशा बढ़ते रहता है कि नहीं बढ़ते रहता है? आपका यदि गांव है तो गांव जो है हमेशा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्योंकि गांव में जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका एरिया भी क्या होगा? आपको बढ़ेगा। वही वाला बात इसमें है। तो ज़्यादातर एग्जाम में जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का आपको उत्तर दिया रहता है या ऑप्शन में दिया रहता है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया आपको नाम क्या है? सिंधु सरस्वती आपको संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम आपको हड़प्पा सभ्यता। देखिए ये जितना भी एरिया में कांड किया गया सारे एरिया का जो नाम था वो क्या नाम था? सिंधु नाम था। लेकिन सिंधु में एक जगह है हड़प्पा, तो पहली बार वहीं पर खोदा गया, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा भी एक जगह है, सिंधु क्या है? आपको एक जगह, सिंधु तो एक नदी भी है भैया। तो आप समझे क्या कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि पहली बार जो खुदाई किया गया वो किस जगह पर खुदाई किया गया? हड़प्पा के जगह पर खुदाई किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा देखते हैं। कहाँ पर तक पढ़िए? यहाँ तक ना, यहाँ से पढ़ना है। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ से। सिंधु सभ्यता में महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए आपको शोध के आधार पर आपको 2467 अभिलेख मिले, जिसे अभिलिखित सबूत मिले हैं, जिसकी संख्या अब कितना के आसपास हो गई है? 3000 के आसपास। यहाँ महादेवन और विश्वनाथ क्या है? एक जो भौगोलिक वैज्ञानिक इन्हें बोला जाता है, भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक उन्हें बोला जाता है जो भूमि के बारे में क्या करते हैं? आपको जानकारी लेते हैं, भूमि के बारे में खोज करते हैं। तो दो आदमी बताया है, एक का नाम क्या है? महादेवन, और एक का नाम क्या है? विश्वनाथ। ये दोनों लोग बताते हैं अपने शोध के आधार पर यानी खोज के आधार पर कि यहाँ 2400 जो है 67 अभिलेख मिले हैं। अभिलेख का मतलब हम आपको बताए थे कि पहले जो है हम लोगों के आज ना पोस्टर लगा रहे हैं, जैसे कोचिंग है तो पोस्टर जो है तय छपवा के लगा देते हैं। पहले प्रिंटिंग प्रेस था क्या? नहीं था। तो पहले लोग लिखते कहाँ पर थे? पत्थर पर लोग लिख देते थे, ऐसे पिलर पर लोग लिख देते थे, गुफा पर क्या करते थे? लोग लिख देते थे। तो वहाँ पर जो पत्थर पर लोग लिखते थे उसी सब चीज़ों को क्या बोला जाता था? अभिलेख। तो पहली बार अभिलेख कितना मिला था? 2467 को अभिलेख मिला था, लेकिन जिसकी संख्या अभी बढ़कर कितना हो गई है? 3000 अभी हो गई है। जैसे यहाँ पर अगर देखिएगा पहले इसका क्षेत्रफल इतना था, अभी बढ़कर इतना हो गया है। उसी प्रकार पहले इतना अभिलेख मिला था, यानी इसकी जानकारी इतना जगह लिखी हुई थी, लेकिन अभी इसकी संख्या लगभग कितना के आसपास हो गई है? 3000 के आसपास हो गई है। अब आइए हड़प्पा संस्कृति काल या सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही बात है, तो इसका जो काल है अभी पढ़ के आए हैं कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक क्या चला है? इसका कार्यकाल चला है। हड़प्पा संस्कृति को कितने चरणों में बांटा गया है? आपको अलग अलग चरणों में यहाँ पर बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे आरंभिक संस्कृति भी कहा जाता है। आरंभिक का मतलब होता है शुरुआत। आरंभिक का मतलब क्या होता है? शुरुआत। तो जब एक हड़प्पा शुरुआत में था उस समय एगो चरण हुआ कि नहीं हुआ? जैसे सुनिए, एक बच्चा जन्म लेता है तो पहला बच्चा का शुरुआत होता है कि माँ के एक गर्भ हुआ, तो 9 महीना का ऊ एगो कर चरण हुआ। दूसरा स्टेज होता है कि 6 महीना तक उसको बड़ा प्यार से और बड़ा सजा के रखना पड़ता है, तो उसका एक वो चरण होता है। 6 महीना से आपको 3 साल तक एक चरण होता है जिसमें चलना फिरना बोलना सीखता है। फिर 3 साल से आपको 6 साल तक चरण होता है जिसे अपना से हर चीज़ें करने का उसे क्या करवाया जाता है? प्रैक्टिस करवाया जाता है। फिर 6 वर्ष के बाद उसे क्या भेज दिया जाता है? स्कूल में नहीं भेज दिया जाता है। तो बच्चे का भी एक चरण होता है कि नहीं होता है? एक चरण होता है। तो
संस्कृति का भी एक चरण है, शुरुआत में इसका चरण रहा हुआ जिसका आपको आरंभिक क्या बोला गया है, हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद जब थोड़ा सा विकास किया जिसे क्या बोला गया आपको विकसित हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, यानी पूरा तरीका से परिवर्तन हो गया, बदल गया, तो उसे क्या बोला गया परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद बीसी का मतलब होता है बिफोर आपको 34, आपको ईसा पूर्व, ईसा मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इस समय ईसा मसीह का जो समय था ना, यहाँ से जैसे यहाँ लिखा गया है ईसा मसीह के जन्म वर्ष, यानी ईसा मसीह, जैसे एडी का मतलब होता है ईसा मसीह, तो यहाँ से लगभग ईसा पूर्व शुरू हुआ और उसके बाद एडी शुरू हुआ ईसा मसीह से। आप बीपी का मतलब आपको बिफोर क्या है प्रेजेंट, जो आज से आपको पहले, जैसे 1920, 1930, 1940 ये लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग किस में हैं आपको इसमें हैं। तो धीरे धीरे आपको ये क्या है इसका कालखंड है। तो कालखंड में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत याद रखना है कि इसका प्रारंभिक काल यानी आरंभिक काल हुआ, उसके बाद लोग विकास करता है, उसके बाद लोग परिवर्तित करता है, उसके बाद ईसा पूर्व आया, उसके बाद ईसा मसीह के जन्म से आपको वर्ष आया, उसके बाद आज से क्या आया पहले आया। तो आसानी के साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के आपको भाग या आपको हड़प्पा सभ्यता के चरण के पूछे तो आसानी से लिख लीजिएगा। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के क्या चीज खोज, यानी हड़प्पा जब सभ्यता के खोज किसने किया, काहे नाम दिया गया, पूरी इसके डिटेल जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कितना वर्ष में किया गया, 1900 आपको 21 से 1900 किस में किया गया आपको 22 में। इस समय देश आज़ाद था क्या, नहीं, देश तो आज़ाद हम लोगों को कितना में हुआ 1947 में। तो हम लोग आज़ादी से पहले एक काम किए हैं कि नहीं किए हैं, आज़ादी से पहले एक काम किए हैं। जब आज़ादी से भैया पहले काम किए तो भारत पाकिस्तान तो हम लोग एक भाई के तरह लोग थे ना, तो उस समय दोनों लोग मिलकर काम करते थे। इस समय जो शासन था हम लोगों के समय किसका शासन था, अंग्रेज का शासन था। तो जितना भी खुदाई का काम करवा रहा था भारत का लोग करवा रहा था, नहीं, इस सब का सब कौन लोग करवा रहा था, अंग्रेज लोग करवा रहा था, चूँकि वही लोग क्या करते थे शासन करते थे। तो 1900 आपको 21-22 में सबसे पहले इसकी क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। किनके द्वारा खुदाई की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, राखल दास बनर्जी और सन जॉन मार्शल के क्या हुआ था नेतृत्व में। तो 3 आदमी ने मिलकर इस काम को बखूबी क्या किया था, अंजाम दिया था, जिसका पहला नाम क्या है दयाराम साहनी, दूसरा नाम क्या है राखल दास बनर्जी, तीसरा नाम क्या है सर जॉन मार्शल के आपको नेतृत्व में इस काम को क्या किया गया था, अंजाम दिया गया था, यानी खुदाई का काम शुरू किया गया था। अब उसके बाद 1856 में, चूँकि इससे पहले वाले समय में 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच, देखिए भारत में कब ट्रेन की शुरुआत की गई 1853 में, जो आपको मुंबई थाना से कहाँ शुरू की गई, मुंबई के बीच, थाना से मुंबई। तो 1853 में थाना से मुंबई के बीच शुरू कर गई। 1856 में जो है कराची से कहाँ शुरू कर गई, लाहौर के बीच। तो अब बताइए 1853 में जो शुरू किया गया थाना से मुंबई, ये भारत में शुरू किया गया। 1856 में जो शुरू किया गया, ये दोनों हिस्सा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में आपको पड़ता है। तो सुनिए 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का क्या किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्य के दौरान, उत्खनन का मतलब है कि रेलवे जब बनाया जाता है तो मिट्टी को तो कोड़ा ही जाता है इधर से उधर मिट्टी भरने के लिए। तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा का पूरा स्थल आपको मिला। अचानक हड़प्पा सभ्यता का नीचे ईंटा पत्थर ऐसे प्रमाण मिलने लगा। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है, यानी जो अभी जो मिला था जहां हड़प्पा, वो कहाँ अभी चला गया है,
पाकिस्तान एरिया में चला गया है। उन कर्मचारियों ने, यानी जो लोग उसके रेलवे बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया। अब वो लोग सोचा कि भैया नीचे कुछ खंडहर होता है, जैसे भाठा लगा देते हैं तो बहुत सारा ईंटा नहीं हो जाता है, तो हो सकता है यही वाला आपको चीज़ होगा। खंडहर समझ लिया और यहाँ की आपको हजारे ईंटों को क्या कर दिया गया और उखाड़ कर यहाँ से उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल जो है रेलवे लाइन को बिछाने में आपको क्या किया गया था, बिछाने में किया गया था। लेकिन यह नहीं जान सके कि यह कोई आपको सभ्यता है। देखिए पहली बार क्या किया गया कि 1856 में पाकिस्तान से आपको लाहौर के पाकिस्तान में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन को क्या किया जा रहा था, बिछाया जा रहा था। उसी के बीच बहुत सारे आपको कर्मचारी जो काम कर रहे थे, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे, उन लोगों ने रेलवे को बिछाते समय मिट्टी खोदकर इधर से उधर जो कर रहे थे ना, तो उन लोगों को ईंटा पत्थर क्या किया आपको दिखाई दिया। अब उन लोगों ने समझा कि ये सब खंडहर है। अब उस सारा गदहा ईंटा को क्या किया कि वहाँ से उठा के पूरा रेलवे लाइन को क्या किया, बिछा दिया। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि इसके नीचे जो है एक प्रकार का क्या है, आपको सभ्यता है। अगला आइए, अगला है कि उस समय आपको जॉन वटन और आपको विलियम वटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का क्या किया था, संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया गया। लेकिन उसी समय जो है दो व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, जॉन वटन और विलियम वटन। तो याद रखिएगा कि उसी समय दो व्यक्ति थे जो उसी में क्या करते थे, काम करते थे, और दोनों लोग क्या थे, अंग्रेज थे। दोनों लोगों ने बताया कि जॉन वटन और विलियम वटन ने बताया कि लगता है कि इसके नीचे जो है कोई ना कोई सभ्यता दबी हुई है, इसका कोई ना कोई उत्खनन कराया जाए ताकि पता लगाया जाए कि कौन सी सभ्यता है। लेकिन उस समय इसका उत्खनन करवाया गया क्या, नहीं करवाया गया, रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। उसके बाद 1900 क्या आता है, 2021 का समय आता है। 2021 में माधव स्वरूप आपको वत्स्य व दयाराम सहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। उस समय आपको जॉन वटन और विलियम वटन के कहने पर नहीं हुआ, लेकिन माधव स्वरूप वत्स्य और दयाराम सहनी के द्वारा पहली बार क्या किया गया, 1920-21 में उत्खनन किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर क्या किया, उत्खनन किया। इन लोगों ने आपको 1920-21 में हड़प्पा पर उत्खनन किया। फिर एक साल बाद राखल दास बनर्जी ने कहाँ पर उत्खनन किया, आपको मोहनजोदड़ो पर क्या किया, आपको उत्खनन किया। वो भी एक जगह है उसी एरिया का, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लहराना जिले में सिंधु नदी के आपको दाएं तट पर क्या है, आपको स्थित है। अभी बताए कि हड़प्पा जो नगर था वो आपको रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मटगोमरी नामक जिले में पड़ता है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पड़ता है, तो सिंध क्षेत्र के कौन सा आपको जिला में, लहराना जिला में पड़ता है, जो आपको कौन सा तट पर है, दाएं तट पर। उसके बाद राखल दास आपको बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन आपको बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। यानी जो बौद्ध मंदिर नहीं होता है भगवान बुद्ध का, इस प्रकार का बौद्ध धर्म का मंदिर, उसका क्या कर रहे थे, ये आपको उत्खनन कर रहे थे। देखिए हाई क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का क्या है, आपको शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों की टीला। मृतकों की टीला का मतलब क्या है, मुर्दा का टीला। मुर्दा टीला नहीं जानते, आदमी मर जाने के बाद मुर्दा, या प्रेतों के टीला, वही है, मरा हुआ आदमी को भूत प्रेत बोला जाता है।
या आपको सिंध का क्या बोला जाता था, आपको बाग या आपको सिंध का क्या बोला जाता था, नक्ल स्थान। तो किताब में देखिएगा तो ससुरा एगो आपको लिखबे किया है, क्या चीज, मृतकों की टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ एगो मृतकों की टीला नहीं है, बहुत सारा है, मृतकों की टीला कहिए तब भी बात कोई गलत नहीं है। हाँ, या आपको मुर्दों का टीला कहिए, या प्रेतों का टीला, या सिंध का बाग, या सिंध का क्या है, नक्ल स्थान। अच्छा, मृतकों की टीला और सिंध का बाग दूगो दिया है ना। चलिए ठीक है, तो ये पूरा बात जो है ये मोहनजोदड़ो कहीं क्या कहा जाता था, शाब्दिक अर्थ होता है। अगला है कि इन दोनों उत्खनन के बाद, यानी जो आपको सिंधु सभ्यता का उत्खनन देखे, एगो मोहनजोदड़ो का उत्खनन देखे, इन दोनों उत्खनन के बाद फिर से 1924 में आपको फिर से इन लोगों को कुछ अंदर कुछ ना कुछ जग जाता है, फिर से उत्खनन का काम शुरू होता है। और भारतीय पुरातत्व आपको सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सन आपको जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा आपको की। भारतीय पुरातत्वविद के सर्वेक्षण, जैसे उस समय के डायरेक्टर थे, जितना भी खोज नहीं होता है पृथ्वी के अंदर से, उसका एक हेड बनाया जाता है ना किसी को, तो उसका हेड क्या थे, जनरल सर जॉन आपको मार्शल ने पूरा विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की, क्या की, घोषणा की। पूरा दुनिया को बताया कि भैया जो ये भी है, जो है हड़प्पा जो है एक नया क्या है आपको सभ्यता है। सर जॉन मार्शल ने आपको लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता क्या किया था, आपको नाम दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था। तो सिंधु सभ्यता जो नाम दिया था उस जनरल सर जॉन मार्शल ने दिया था कि नहीं दिया था। तो जनरल सर जॉन मार्शल ने आपको क्या किया था, आपको लंदन के वीकली आपको नामक पत्रिका में, लंदन का एक पेपर है, जगह हिंदुस्तान अखबार है, दैनिक भास्कर है, वहीं क्या है, लंदन का वीकली पत्रिका में इसे क्या नाम दिया गया, सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। तो ये पहली बार किस पेपर में छपा था, तो लंदन वीकली नामक पत्रिका में क्या किया था, आपको छपा था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता को आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई है और इसका इलाका जो था उपजाऊ था। हड़प्पा वासी यहाँ क्या करते थे, आपको खेती करते थे। अभी आपको बताएं कि सिंधु जो क्षेत्र था एक बहुत बड़ा आपको क्या था, एरिया था, और उसी में एक जगह था जिसका क्या नाम था, हड़प्पा। हड़प्पा के बहुत सारे लोग जो थे वो आपको सिंध के एरिया में जाके क्या करते थे, फसल उगाते थे, खेती करते थे। सिंध का जो एरिया था यानी वहाँ के ज़मीन था वो बहुत ज़्यादा क्या था, उपजाऊ था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो सिंधु सभ्यता को क्या बोला गया, आपको हड़प्पा सभ्यता आपको बोला गया। तो समझ आ गया होगा कि आपको सिंध सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता काहे कहा जाता है। अगला है कि सिंध सभ्यता की आपको लिपि, लिपि का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। लिपि का मतलब होता है लिखावट, यानी सिंध के एरिया के लोग कैसे क्या करते थे, लिखते थे, कैसी लिखावट होती थी। देखिए सभ्यता का मतलब क्या है, उसके लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, चलने का, रहने का, खाने का, पीने का, इसका व्यवस्था क्या था। तो आइए लिपि को सबसे पहले समझते हैं। पहला बार में है कि सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में आपको बेडेल ने तथा नवनीतम प्रयास आपको नटवर झा, घनपत सिंह, धन्या, राजा राम ने आपको की थी। यानी सिंधु सभ्यता पर जितना भी लिखा हुआ चीज़ मिला था उसे कौन कौन लोग पहली बार पढ़ा। तो पहली बार 1925 में आपको बेडेल ने पढ़ा था, नवनीतम प्रयास पढ़े थे, नटवर झा पढ़े थे,
घनपत सिंह आपको धन्या पढ़े थे, राजा राम पढ़े थे। इन लोगों ने पहली बार क्या किया, पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन अभी तक भी आपको सिंधु लिपि का प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। लोगों ने तो प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल पूरा तरीका से रहा, सक्सेस नहीं रहा सबका सब। आपको तो प्रयास ठीक है, तो पहली बार लिपि को पढ़ने का प्रयास जो है 1925 में किया गया, जो बेडेल नवनीतम आपको घनपत और क्या राजा राम के द्वारा किया गया था। अगला है कि लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, तथा उसके बाद में सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से मिला है, आपको हड़प्पा से। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो लिपि का अक्षर मिला वो कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे स्थान पर आपको हड़प्पा रहा मिले। लिपि के आपको सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से आपको मिले। अब देखिए, सबसे ज़्यादा अक्षर तो मोहनजोदड़ो से मिला, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ से मिला, तो आपको धौलावीरा से मिला, जिसे आपको नोटिस बोर्ड पर प्रतीक माना गया है। नोटिस बोर्ड का क्या माना गया, प्रतीक। नोटिस बोर्ड का मतलब नहीं जानते हैं, जैसे आप कोचिंग पढ़ने आते हैं, ऑफलाइन का क्लास है, तो बाहरवा एक नोटिस बोर्ड चिपकाया रहता है। आज छुट्टी है कि आज पढ़ाई है, एक नोटिस बोर्ड पर क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है। अगला ये सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, इसीलिए इसे ब्रुस्टोफेदम आपको फेडम कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है, कि चित्र के माध्यम से किसी भी चीज को समझाना क्या कहलाता है, भाव चित्रात्मक। जैसे मान लीजिए हम ऐसे करके आपको फोटो खिंचवाए, इसका मतलब हम पानी के इशारा कर रहे हैं। ऐसे किए, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, भोजन का इशारा। ऐसे चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत पीड़ा में है कि नहीं है। तो ये आपको चित्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को समझाना क्या कहलाता है, भाव चित्रात्मक। और इस लिपि की खासियत ये थी कि दोनों तरफ से लिखी जाती थी, यानी बाएं से आपको दाएं और दाएं से भी क्या है, बाएं। तो जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से लिखी जाती है, उस लिपि का क्या नाम दिया जाता है, ब्रुस्टोफेदम। ब्रुस्टोफेदम। तो इसको याद रखना है कि जो दोनों तरफ से लिखा जाता है उसका क्या नाम होता है, आपको ब्रुस्टोफेदम आपको कहा गया है। अगला ये सिंधु सभ्यता के विभिन्न आपको पक्षों के जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सेलखड़ी आपको पत्थर तथा पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार और आपको प्रकार के मोहरे, जिसमें आयताकार वर्गाकार क्या है, आपको प्रमुख है। पहले मुहर भी बनाया जाता था, जो कैसा मुहर था, आयताकार और क्या था, वर्गाकार। आयताकार का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, एक आयत का ऐसे रूप था। अब वर्गाकार का मतलब चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वर्गाकार का मतलब। तो इस रूप में बनाया जाता था, नहीं तो क्या बनाया जाता था, इस रूप में बनाया जाता था। तो आयताकार और वर्गाकार रूप में बनाया जाता था। सेलखड़ी पत्थर, यानी पत्थर से भी बनाया जाता था, पक्का मिट्टी से भी बनाया जाता था। तो दोनों से बनाया जाता था, पक्का मिट्टी से और सेलखड़ी पत्थर से। तो याद हो गया कि नहीं हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मोहर किससे बनाया जाता था, तो आपको बोलना होगा कि सर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सेलखड़ी पत्थर से यानी पत्थर से बनाया जाता था, या तो पक्की मिट्टी से बनाया जाता था, और आयताकार बनाया जाता था, नहीं तो क्या बनाया जाता था, वर्गाकार बनाया जाता था। आइए, आयताकार पर केवल लेख मिलते थे। अब बताइए, आयताकार पर क्या लिखा गया था, केवल लेख, और वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों क्या करते थे, मिलते थे। तो आयताकार पर केवल क्या लिखा गया था, लेख, यानी लिखा गया था, और वर्गाकार पर क्या था, लेख भी था, साथ साथ क्या था, चित्र भी था। दोनों बात समझ गए।
मेसोपोटामिया की आपको 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है तथा फारस की बनी हुई आपको संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है। इस बात को याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया से जो है 5 बेलनाकार मोहरें आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। मेसोपोटामिया जो था ना, एक जगह है जो आपको उधर के एरिया पड़ता है। आपको एक है फारस है जो वो भी एक एरिया है। तो मेसोपोटामिया के जो आपको 5 बेलनाकार मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अब फारस से बनी हुई संगमरमर का जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? आपको लोथल से मिली है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंधु सभ्यता की प्रमुख क्या आपको विशेषता। तो विशेषता का मतलब समझते हैं कि उसके अंदर की जो खूबी है उसी के बारे में समझना है। कांस्य युगीन क्या है आपको सभ्यता? कांस्य का मतलब क्या समझते हैं? जो गहना होना सोना चांदी का जमाना होता है उसी को कांस्य युगीन बोला जाता है। भारतीय इतिहास में प्रथम आपको नगरीय क्रांति का आपको प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष से आपको होती है। यानी जो पूरा सिंधु सभ्यता था, एक गांव था कि एक नगर था? एक नगर था। यानी वो आज हम लोगों के जितना गांव है, गांव पहले नहीं था, एक आपको नगर टाइप का था। क्योंकि नगर जैसे उसमें क्या था? व्यवस्था था। व्यापार और वाणिज्य आपको गतिविधियों में महत्व, यानी व्यापार यहाँ के लोग क्या करते थे? आपको करते थे। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो गांव में आपको मिलेंगे। व्यापारी लोग कहाँ मिलते हैं? शहरी एरिया में मिलते हैं। जीवन के प्रति आपको शांतिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन में ना तो हथियार और औजार ही आपको रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच आदि, यानी जीवन के प्रति शांति। इससे अख्यास लगाया गया कि जब उत्खनन किया गया उनमें गोला बारूद किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला। तो लोगों ने इससे पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोग होगा ना, बड़ा शांतिपूर्वक से क्या करता होगा? अपना जीवन को बिताता होगा। अब बताइए, आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं मिले तो हम क्या समझेंगे कि आपके घर के जो लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं है। तो वहीं आपको हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध करने वाले लोग थे क्या? नहीं, युद्ध करने वाले लोग नहीं थे। क्योंकि यहाँ से हथियार कोई मिला है? किसी प्रकार का हथियार नहीं मिला है। आइए अगला समझिए थोड़ा सा। आगे में बता रहा है कि जीवन के प्रति आपको समिष्टवादी दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, धौलावीरा एवं आपको जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपको सभा मिला है। देखिए, जीवन के प्रति दृष्टिकोण समिष्टिवादी, यानी बहुत अच्छे लोग थे। यहाँ स्नानागार, स्नानागार का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जहाँ लोग नहान घर सीधा सा। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार, नहान घर मिला है। धौलावीरा से आपको क्या मिला है? धौलावीरा जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, खेलने कूदने के लिए स्टेडियम। अच्छा, जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपको सभा भवन। सभा भवन के मतलब नहीं समझते हैं? जहां बैठ के एक जगह सभा किया जाता है उसे सभा भवन बोला जाता है। आगे देखिए, संधववासी लोग आपको, संधववासी का मतलब सिंधुवासी के लोग, सिंधुवासी के लोग लोहे से परिचित क्या थे? आपको नहीं थे। उल्लेखनीय है कि आपको लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत आपको उत्तर प्रदेश के एटा जिले एवं अंतरजी खेड़ा से आपको मिला है, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। यानी पहली बार जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित थे? लोहा से परिचित नहीं थे। लेकिन लोहा का उस समय का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से मिला है? एटा जिले से एवं आपको अंतरजी खेड़ा आपसे मिला है। अंतरजी खेड़ा से और एटा जिला से मिला है, जिसका समय क्या था? 1050 के आसपास लगभग मिला था। सिंधुवासी लोग आपको पीतल से क्या थे? परिचित आपको नहीं थे। पीतल के मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पीतल का बर्तन वर्तन नहीं आता है, तो पीतल से भी आपको क्या थे? परिचित नहीं थे। तो ना लोहे से परिचित का प्रमाण मिला है, ना पीतल से ही परिचित का प्रमाण मिला है। आगे बढ़िए थोड़ा सा।
इसके बारे में प्रमुख क्या है आपको स्रोत और प्रमुख क्या है आपको जानकारी। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिली? तो यहाँ आवास, आवास का मतलब नहीं समझते हैं, जहाँ घर रहता है उसी जगह को क्या बोला जाता है? आवास। उसके बाद आपको मृद भांडा। मृद भांडा का मतलब होता है कि बहुत सारे चीज़ों का, जैसे मरा हुआ चीज़ का भंडार नहीं होता है, उसे मृद भांडा। उसके बाद आभूषण। आभूषण का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ज्वेलरी, जो सोना चांदी पहनते हैं वही आभूषण है। औजार, औजार तो समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए खेत जोताई के लिए हम लोग हर और को रखते हैं, वो भी एक प्रकार का औजार है कि नहीं है? साइकिल रखते हैं, वो भी एक प्रकार का औजार है। मुहर, मुहर का मतलब भी अभी आप समझे हैं, पत्थर या मिट्टी का, पक्की मिट्टी का बनाया जाता था। इमारत का मतलब क्या है? बड़े बड़े आपको घर, बिल्डिंग मिलता था, और उसके बाद खुदाई से क्या हुआ? सिक्का भी यहाँ से मिला है। तो बड़े बड़े इमारत भी मिला है, सिक्का भी मिला है, मुहर भी मिला, औजार भी मिला, आभूषण भी मिला, मृद भांड भी मिला, और क्या मिला आपको? आवास भी मिला। हड़प्पा सभ्यता के क्या है प्रमुख स्थल? भैया इसको याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं तो 4-5 को जरूर याद रखिएगा। प्रमुख स्थल हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में चले गए, और बाकी स्थल कहाँ है? भारत में है। अब आइए नागेश्वर, पहला स्थान क्या है हड़प्पा सभ्यता का? नागेश्वर, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात तो भारत का हिस्सा है। दूसरा नंबर पर आइए, बालाकोट का नाम सुने हैं कि ना? बालाकोट पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है। तो बालाकोट जो है आपको कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। चुनहुद्रो भी कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान। आपको कोट दीजी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। कोट दाजी होता है, दीजी लिख दिया ससुरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात। लोथल भी कहाँ पड़ता है? गुजरात। कालीबंगन, बंगल लिखा, कालीबंगा भी कहीं कहीं देता है, ये भी कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान यानी भारत में। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो ये जितना भी एरिया मिला, एक भारत के राजस्थान में मिला, एक भारत के गुजरात में मिला, और एक भारत के क्या मिला? हरियाणा में मिला। अब बाकी जो था वो सब का सब कहाँ मिला है आपको? पाकिस्तान में। तो लोथल कई बार पूछा है कि लोथल कहाँ बसता है, तो लोथल जो है तनका याद रखिएगा कि गुजरात में आपको बसता है। अगला आइए, अब अभी बताए कि हड़प्पा सभ्यता में आपको नगर नियोजन तथा वास्तुकला। आपको अभी बताए कि हड़प्पा जो सभ्यता एक प्रकार का क्या था? पूरा तरीका से शहरी इलाका था, नगरी इलाका था। तो नगरी इलाका में नगर योजना चलेगा कि नहीं चलेगा? नगर योजना चलेगा। भवन निर्माण योजना भी चलता है, भवन को निर्माण अच्छे ढंग से किया गया था। सार्वजनिक भवन था, जिसमें कोई भी लोग जाके वहाँ पर बैठ सकता है, रह सकता है, उसे सार्वजनिक भवन बोला जाता है। विशाल स्नानागार, बहुत बड़े बड़े आपको स्नान करने के लिए घर मिला था। अन्न भंडार का मतलब क्या है? अनाज को रखने के लिए एक बहुत बड़े बड़े घर बनाया गया था। जल निकासी प्रणाली, यानी जल को शहर से बाहर निकालने के लिए नाली का क्या किया गया था? उपाय किया गया था, उसी को क्या बोला जाता है? जल निकासी प्रणाली बोला जाता है। अगला ये हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जिसे क्या बोला गया है आपको? बस्तियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में क्या की गई है? विभाजित की गई है। पहला जो है आपको दुर्ग, और दूसरा क्या है? निचला। तो हड़प्पा शहर के जो आपको बस्ती है नगर योजना कितना भागों में बांटा गया है? दो। पहला भाग है दुर्ग, और दूसरा भाग क्या है आपको? निचला शहर। तो दुर्ग का मतलब वही है ऊपर वाला, निचला का मतलब नीचे वाला। तो दुर्ग का मतलब क्या है? एक कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग को आपको दीवारों से घेरा था। दुर्ग पर आपको बनी संरचना का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। निचला शहर आपको आवासीय भवनों के आपको उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी आपको दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो आपको नींव का क्या करते थे? आपको कार्य करते थे। दुर्ग जो है ना, बड़े बड़े एक टीला बनाया जाता था, जिस पर सेना को बैठाया जाता था, ताकि पूरा शहर पर क्या कर सके? नज़र को आपको रख सके, देख सके।
आगे आइए, हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गलियों की विशेषता। ये पूछा भी क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क कैसा था और क्या है आपको गली कैसा था। तो समकोण पर एक दूसरे को क्या करती थी, काटती हुई सीधी सड़क, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र विभिन्न आपको आयताकार खंडों में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था, जिससे आपको जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड आपको पद्धति, चैस बोर्ड आपको पद्धति कहते हैं। तो उस पद्धति को क्या बोला जाता है, आपको जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति और क्या बोला जाता है, चैस पद्धति। तो चैस पद्धति, जाल पद्धति ये कोनो अलग चीज़ है क्या, अलग चीज़ नहीं है। जब रोड जो है एक दूसरा के समकोण, जैसे है सीधा रोड गया है और इधर से भी सीधा आ जाए तो ये एक दूसरा का समकोण। हम लोगों का है कि हेने से जा रहा है तो टेढ़ा मेरा 4 गो आएगा, है कि ना, ऊपर से। लेकिन पहले उधर टेढ़ा मेरा रोड बनाया जाता था, एकदम सीधा जाएगा, बीच में जो भी पड़ेगा उसको क्या होगा, हटना होता था। तो उसे पद्धति को क्या बोला जाता था, जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति और आपको चैस बोर्ड पद्धति बोला जाता था। सड़क का निर्माण मिट्टी से क्या किया जाता था, सड़कों का जो निर्माण था वो किससे किया जाता था, मिट्टी से। आज भी मिट्टी से किया जाता है, लेकिन उस पर हम लोग क्या करते हैं, अलकतरा का रोड बना देते हैं, ढलाई करके पीसीसी कर देते हैं। नोट में बताया गया है कि बनमाली में सड़कों पर आपको गाड़ी के पहियों के क्या मिले हैं, निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे पहले गाड़ी से भी क्या थे, परिचित थे कि नहीं थे, गाड़ी से भी परिचित थे। एवं सड़क को पक्की करने का प्रयास का भी क्या मिला है, साक्ष्य कालीबांधा से मिला है। तो बनमाली से जो मिला है उसमें आपको गाड़ी के पहियों का अथी मिला है साक्ष्य, और जो आपको कालीबांगा से मिला है उसमें पक्की रोड बनाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। तो ये भी लोग आपको कम नहीं थे, उतना पुराना लोग भी अगर इतना बड़ा बात सोचे। अब आइए, अब सड़क के किनारे, तो किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी, सड़क के बीच में नाली अब हम लोगों के तरफ भी बनाया जाता है, सड़क के किनारे भी बनाया जाता है। लेकिन उसमें जो बनाया गया था अक्सर कहाँ बनाया गया था, सड़क के किनारे बनाया गया था। नालियों को ढकने की आपको व्यवस्था थी। अब नाली बना के छोड़ दीजिएगा, पता लगेगा सारा वही में आदमी रह जाएगा इधर से उधर। तो नाली को भी ऊपर से ढक्कन बना दिया जाता है ढकने के लिए। नालियों को फर्श से आपको ढका जाता था, वहीं बना के आपको नालियों को थोड़े दूर पर आपको शोषक कूप या आपको जिसमें गंदगी रुकती थी, पक्की ईंटों का क्या किया, बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। एक बड़े बड़े हौज के रूप में बना दिया जाता है जहाँ पूरा गंदगी क्या हो सके इकट्ठा और पानी क्या हो सके बाहर हो सके, और उस गंदगी को उठा के क्या किया जाता है, बाहर आपको फेंक दिया जाता था। अगला ये हड़प्पा सभ्यता में क्या है, भवन का निर्माण। भवन का मतलब समझ रहे हैं, घरों का निर्माण कैसे किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आपको आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानघर, रसोई घर, शयन कक्ष इत्यादि अतिरिक्त अन्य कमरे भी आपको मिले हैं। यानी जगह हम लोग अभी घर बनवाते हैं ना, रसोई का घर, पूजा पाठ का घर, शौचालय घर, सीढ़ी घर, वहीं उस समय भी क्या किया जाता था, आपको हर एक चीज़ों का लेके और उसके बाद घर को बनाया जाता था। अरे शयन जो कक्ष है ना, ये आपको जैसे यहाँ पर समझिए, एक तो आंगन समझ गए, आंगन जो खाली स्थान है, शौचालय समझ गए, स्नान घर भी समझ गए, रसोई घर खाना बनाने के लिए समझ गए। शयन कक्ष का मतलब होता है जहाँ बरामदा नहीं होता है, वहीं सब आपको शयन कक्ष एरिया बोला जाता है। बात समझ गए, हाँ, गेस्ट रूम बोलिए या कोनो रूम अभी बोलिए। मजबूती के लिए आपको नींव निर्माण की जाती थी। अब बिना नींव के आप घर बना दीजिएगा का, नहीं बनेगा। तो मजबूती के लिए नींव तो चाहिए। सड़कों के किनारे मकान बने थे, जिससे सुविधा आपको हवा सफाई प्रकाश की पूर्ण क्या होती थी, व्यवस्था होती थी। यानी घर को ऐसा बनाया जाता था जिससे आपको खिड़की के सहारे हवा भी लगे और आपको प्रकाश जो है उस पर आपको क्या हो सके, आपको पूर्ण रूप से पड़े। अब ऐसा नहीं कि घर पर घर बना दीजिए तो घर अंदर से क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंधेरा। उस समय बिजली नहीं था। अगला आइए,
मकान जमीन से ऊंचे पर आपको बनाए जाते थे, यानी जमीन का जो लेवल था उससे ऊंचा क्या बनाया जाता था, मकान को बनाया जाता था। मकानों के दरवाजे सड़क की ओर क्या होते थे, आपको खुलते थे। तो जितना भी घर होता है उसका सबका दरवाज़ा तो सड़क की ओर ही खुलता है। मकानों के प्रवेश का द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर आपको खुलती थी, जिसके कारण बाहरी हलचल आपको शोरगुल प्रदूषण से आपको सुरक्षित रह सकता था। यानी देखिए दरवाजे सड़क की ओर खुले रहते थे, यानी सड़क के ओर भी दरवाज़ा था। आप पीछे से क्या था, गली की ओर भी आपको दरवाज़ा था। आज पीछे की ओर गली की ओर दरवाज़ा खुलिएगा तो समझिए चोर आएगा पीछे से आपका काम करके चल जाएगा। आए अभी भी लोग बनवाता है। शहर में ये चीज़ें कम हो गया है। शहर में कौन पीछे की तरफ बनवाता है, गांव में बनवाता है। सड़कों के किनारे, तो किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ क्या होती थी, बनी होती थी। नालियों को ढकने की आपको क्या थी, व्यवस्था थी। नालियों को फर्श से आपको ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको शोषक कूप क्या होते थे, लगे होते थे, जिसमें गंदगी रुकी होती थी। आप पक्के ईंटों का प्रयोग करके अधिक मात्रा में किया जाता था। अब आइए हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन का मतलब समझ नहीं रहे, वैसे भवन जहाँ सभी लोग जाके उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, वैसे भवन को सार्वजनिक भवन। जैसे बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन व निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास क्या होते थे, बने होते थे। यानी ऊपर जो बना होता था सार्वजनिक भवन और नीचे जो बना होता था व्यक्तिगत भवन, यानी आपका खुद का है और ऊपर सार्वजनिक भवन होता था। उत्खनन में आपको सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष आपको मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर क्या है, आपको लंबा है और 24 मीटर क्या है, आपको चौड़ा है। यह स्मारक है। यह स्मारक आपको उस काल की संपन्नता का आपको परिचायक है। यहाँ पर ही आपको 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिससे आपको 20 स्तंभ है। स्तंभ का मतलब समझते हैं ना, पिलर, 20 गो पिलर है। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। ये लोग ऐसे समझते हैं कि इस भवन का जो उपयोग है आपको आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, कोई पूजा पाठ हो गया, सामाजिक आयोजन, कोई समाज के कल्याण के लिए एक जगह बैठक करके नहीं किया जाता। जैसे दुर्गा पूजा होता है तो गांव के सभी लोग एक जगह बैठ के पहले फैसला लेते हैं कितना किसको चांदा देना है, नहीं देना, उसके बाद पूजा जो है आपको स्टार्ट होता है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्या है, स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब जो बहुत बड़े बड़े आपको नहान घर मिले, उसका कुछ आपको बारे में बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का जलाशय किले में आपको क्या होता था, स्थित होता था। 11.88 मीटर क्या होता था, लंबा, और 7.01 मीटर क्या होता था, चौड़ा, और 2.43 मीटर क्या होता था, गहरा लिख दिया है, गहरा होता था। हाँ, इसके तल पर आपको सीढ़ियाँ क्या हुई थी, आपको बनी हुई थी। यह सीढ़ियाँ, देखिए गलती लिख दिया, यह सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से क्या की गई थी, आपको बनाई गई थी। सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा दोनों, एक गहरा ये आपको सीढ़ियाँ है। तो सीढ़ी जो बनाया गया था किससे बनाया गया था, पक्की ईंटों से बनाया गया था। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे क्या होते थे, बने हुए थे। यानी स्नान घर बीच में हो गया, चारों ओर से क्या बना गया है, कमरा बनाया गया है, घर बनाया गया है। और बराऊ उंदे भी आपको बनाए गए थे। बरामदा नहीं होता है, उसी को बरामदे बोला गया है। स्नान कुंड के आपको कमरे के समीप एक आपको कुआं बना हुआ है, जिससे आपको पानी कुंड में आपको क्या होता था, आता था। और कुंड के गंदे पानी को निकासी एक अन्य दरवाजे के द्वारा क्या किया जाता था, निकाला जाता था।
यानी उसका पानी निकालने के लिए कोई अलग रास्ता था। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर की ओर क्या किया जाता था, निकाल दिया जाता था नाली के माध्यम से। अब गंदा पानी हो गया तो नाली में तो छोड़िए देता है आदमी। अगला ये, स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए डावर या आपको तारकोल का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। पूरे स्नानागार में आपको 6 प्रवेश द्वार होते थे, यानी 6 गो द्वारी होता था। स्नानागार में आपको गर्म पानी के भी क्या होती थी, व्यवस्था होती थी। जैसे ठंडी का समय आ गया, गर्म पानी लोग होता है स्नान करने के लिए। नोट, इस स्नानागार के बारे में अमेस्ट आपको मैके कहते हैं कि यह स्नानागार आपको पुरोहित के आपको स्नान के लिए होता था। पुरोहित का मतलब नहीं समझते हैं, पुरोहित पंडित जी लोगों के लिए स्नानागार होता था, आम लोग के लिए नहीं। आम लोगों के लिए भी होता था। अन्न का भंडार, अन्न का मतलब क्या है, जहाँ अनाज रखाता था उसी का भंडार आपको समझना है। तो हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले आपको राजमार्ग में 6 पंक्तियाँ वाले अन्न भंडार क्या हुए आपको मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई आपको कितना है, 18 मीटर, चौड़ाई कितना है, 7 मीटर, लंबाई वहीं चौड़ाई 7 मीटर, यानी 18 इंटू क्या है 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर आपको खुलता या आपको क्योंकि जो सामान जल मार्ग से जाता था अन्न भंडार चलिए एकत्रित किया जाता था। इसका आसान भाषा में समझिए कि अन्न भंडार जो बनाया गया था ना, उसका रास्ता किधर खोला गया था, नदी के तरफ। इसलिए कि जो सामान नदी के सहारे लदा के जो दूर जाता था, पहले तो गाड़ी नहीं था ना, पहले नदी के नाव के माध्यम से जाता था, तो नदी की ओर दरवाज़ा रखिएगा तब तक घर से निकाल के डायरेक्ट नाव पर लाद के पहुंचा दीजिएगा। तो अन्न भंडार जो था उसमें अन्न रखने का आपको काम किया जाता था, और उसका दरवाज़ा जो था वो आपको नदी की ओर खुलता था, और उसी के माध्यम से गाड़ी पर लदा के कहाँ चला जाता था, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता था। आइए, जल निकासी की क्या है आपको प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता में जल को कैसे निकाला जाता था उसके बारे में समझना है। हड़प्पा संस्कृति क्या थी, नगरीय थी कि नहीं थी, नगर एक सभ्यता थी। उसके बाद इन लोगों का जीवन स्तर क्या था, उच्च था। अब शहर का जो लोगों का जीवन स्तर होता है वो निम्न थोड़े होता है, ऊंचे होता है। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई आपको नालियों से लेकर आपको शहर के बाहर हो जाता था। बात समझे कि नहीं समझे, यानी घर के अंदर का जो गंदा पानी था शहर के बाहर नालियों के सहारे निकाल दिया जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। उसके बाद इनका प्लास्टर भी किया जाता था। जब तक नाली का प्लास्टर नहीं कीजिएगा वो नाली रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा, जिससे नालियों की कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए इन्हें प्लास्टर भी किया। चूना, मिट्टी और जिप्सम का क्या होता था आपको प्रयोग किया जाता था प्लास्टर के लिए। नोट में बताया गया है कि प्रोफेसर आपको रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कंसयुग की आपको किसी भी दूसरी सभ्यता ने आपको सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना आपको हड़प्पा सभ्यता देशवासियों को ने दिया है। यानी ये बताते हैं कि जितना हड़प्पा सभ्यता ने लोगों को व्यवस्था दिया है ऐसा कोई भी सभ्यता उस समय नहीं दिया होगा। आगे आपको है कि बहुयातन से आपको से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग की जाती थी। आयताकार 4-2-1 4-2-1 का मतलब है कि ईंटा कैसे बनाया जाता था, ऐसे। तो 4 हो गया लंबाई, 2 हो गया चौड़ाई, और 1 क्या हो गया ऊंचाई। बात समझे कि नहीं। तो लंबाई, चौड़ाई और क्या हो गया ऊंचाई, इतना के साइज में क्या बनाया जाता था, ईंटा बनाया जाता था। एल प्रकार की ईंटों, इन ईंटों का प्रयोग कोने में आपको क्या किया जाता था। अब जैसे एल प्रकार का ईंटा जो बनाया जाएगा एल टाइप का, उसको हमेशा कोने में ही प्रयोग किया जाएगा। ईंटा बीच में फिट बैठेगा क्या, नहीं फिट बैठेगा। टी प्रकार के ईंटों, इनका प्रयोग किसमें किया जाता था,
आपको सीढ़ी बनाने के रूप में क्या किया जाता था, टी का प्रयोग किया जाता था। अलकृत ईंटों से निर्मित फरस आपको कालीबंगा से मिला है। सर एक छोड़ दिया, कहाँ छूट गया? एल के बाद छोड़ दिया। अच्छा, नोकेदार ईंटें, इनका प्रयोग कुआं में आपको किया जाता था। ये वाला ना कह रही है, नोकेदार का। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजे का निशान मिला है। यह चुनहुद्रों से आपको मिला है। ईंटा पर जो है एक निशान मिला है, जिससे बिल्ली को कौन पीछा कर रहा है, कुत्ता। तो जैसे चलता है तो उसका पैरवा नहीं उग जाता है, वही वाला बात है। तो बिल्ली दौड़ती हुई है, तब तक कुत्ते भी दौड़ रहा है, तो दोनों का क्या उग गया है, आपको पंजा उग गया है। ये जो मिला है ईंटा कहाँ से मिला है, चुनहुद्रों से आपको मिला है। चुनहुद्रों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में अभी पड़ता है, अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़ के आ रहे हैं। आइए, हड़प्पा सभ्यता के क्या है, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक संगठन था, सारे समाज में आपस में एकता के भाव था कि नहीं था, सब लोगों में एकता के भाव था। भोजन जो था अच्छा था इन लोगों का, वस्त्र भी ये लोगों का उपयोग करते थे, आभूषण और सुंदर प्रदर्शन गहना वहना भी क्या करते थे, पहनते थे अच्छा लगने के लिए। मनोरंजन भी करते थे, यानी कुछ नाच गाना भी करते थे लोग। प्रौद्योगिकी मतलब आपको किसी प्रकार की खोज वोज भी करते थे लोग। और मृतक का कर्म, जब लोग मर जाता है तो उसका कर्म नहीं किया जाता है, क्रिया, जिसे बारहवा तेरहवा बोला जाता है, वो भी ये लोग क्या करता था, आपको करता था। अगला ये चिकित्सा विज्ञान, यानी भैया डॉक्टरी भी ये लोग करता था, डॉक्टरी विज्ञान भी इन लोगों ने पढ़ता था। चिकित्सा का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। डॉक्टरी लाइन को क्या बोला जाता है, चिकित्सा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये क्या है, टीचिंग लाइन है, तो टीचिंग मतलब पढ़ाना। ये क्या है, चिकित्सा मतलब आपको स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया। स्वास्थ्य विज्ञान की भी इन लोगों के पास जानकारी थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में आपको सामाजिक संगठन कैसा था। तो इतिहास आपको गार्नर चाइल्ड ने आपको समाज को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। जो सबसे शिक्षित समाज है 1 नंबर पर, 2 नंबर में योद्धा या सैनिक, 3 में व्यापारी व दस्तकार, दस्तछार लिखा है, दस्तकारे है क्या, दस्तकार है, हाँ। 4 में क्या है, श्रमिक एवं कृषक। तो शिक्षित वर्ग उन्हें बोला जाता था जो लोग पुरोहित होते थे, यानी पंडित जी लोग, पढ़े लिखे लोग। चिकित्सा उसे जो लोग थोड़ा सा गाय भैंस इलाज उलाज करते थे आदमी का, उन लोगों को। जादूगर और ज्योतिष जो हाथवा उतवा देखता है सब, इन लोगों को शिक्षित वर्ग बोला गया। योद्धा या सैनिक उन्हें बोला, इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित के अवशेषों से मिली है। ये लोग ऐसा लगता था कि सेना वाला क्या है, आपको आदमी है। व्यापार या दस्तकारी, जो बुनकर, कुमार और आपको स्वर्णकर थे। बुनकर आपको कुम्हार होगा, कुमार नहीं ना होगा, कुम्हार होगा। कुम्हार का मतलब समझते हैं, जो बर्तन वर्तन बनाते हैं। तो बीनने उनने वाला जो लोग था, बुनकर, आपको स्वर्णकर, जो सोना वोना का बनाते थे लोग, ये आपको ज्वेलरी, उन लोगों को बोला जाता था। अच्छा, श्रमिक एवं कृषि, तो टोकरी बनाने वाले और मछली मारने वाले को इसमें क्या बोला गया है, श्रमिक एवं कृषि भी आपको बोला गया है। मछली पालना भी एक प्रकार का खेती है कि नहीं है, मछली पालना भी एक प्रकार का खेती है। भोजन में देख लो कि भोजन में क्या क्या ये लोग भोजन करत रहे। तो गेहूं को भी लोगों ने भोजन किया है, चावल भी खाया है, जौ भी खाया है, तेल भी खाया है, मटर भी खाया है, सब्जियां एवं मांसाहारी भी आप लोग थे, यानी ये लोग मांस भी क्या करते थे, खाते थे। कछुआ, घड़ियाल ना होगा, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर व मछली का क्या खाते थे, मांस खाते थे। तो समझ लीजिए क्या है, कछुआ का, घड़ियाल का, भेड़ का, बकरी का, सुअर का, वह आपको मछली। घड़ियाल जो है वो नदी में रहता है, आज भी तो लोग खाता है इस सब का। घड़ियाल का लोग नहीं खाता है, ठीक है, घड़ियाल का एगो नहीं खाता। बाकी ऐसा कौन चीज़ है इसमें लोग नहीं खाता है, कौन ऐसा प्राणी बा जो घड़ियालो खात हुई ऐसा? भेड़ा नहीं खाता है, भेड़ा लोग तो खाता है ना, भेड़ा भेड़े खाता है, तो भेड़ा आए
भेड़ा भेड़े खाएगा। आइए, इस काल में आपको चित्रों में खजूर, अब फल में आ जाते हैं, खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि फलों का चित्रण भी आपको किया जाता था। इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में क्या करते थे तो इन लोगों के फल भी लोग खाता था। इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते थे कि नहीं होते थे? दोनों होते थे। तो आज हम लोग कौन इससे अछूता है? हम लोग भी तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। आज के बारात में जितना भी चले जाइए, का मुर्गा बनवैले बा कि ना मुर्गा नहीं क्या बनवैले, का यार खियाएगा रे, कुछ नहीं खिलाया है। मछली बनवाया कि ना नहीं बनवाया है। हाँ, शाकाहारी बनवा देगा तो उसको, अगर 100 गो लोग बारात गया है ना, तो आप कन्फर्म मानिए 80 गोड़ा अगर ओकरा के ना गरियाएगा ना, तो फिर आके हमसे कहिएगा। अब मांसाहारी से ज़्यादा शाकाहारी में लगता है पैसा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारा चीज़ें शाकाहारी में बनवाना पड़ता है, जिससे कॉस्टली क्या होता है, बढ़ जाता है। मांसाहारी में क्या है, वो मुर्गा बनेगा, वो चावल बनेगा, 2 गो कम में हो गया। लेकिन आज का बैल है सब, वहीं सब खाएगा सब। आइए, अब वस्त्र का क्या है, कपड़ा, यानी कपड़ा क्या क्या पहनते थे? तो अब भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। भिन्न भिन्न ऋतुओं का मतलब गर्मी में गर्मी वाले कपड़ा और ठंडी में ठंडी वाले। अब गर्मी में रजाई ओढ़ के चल दो, जेने जेब ओने से 4 गो लोग सुनाई, पागल हो गए फलनावा का बेटा, हाँ कि ना? तो वही वाला बात है। अब ठंडी में है, गंजी पर उघारे चल दो, फिर उन्हें लोग सरियाएगा आपको। तो हर एक मौसम में हर एक कपड़ा पहनना है। तो भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न आपको कपड़ा भी जरूरी है। महिला और पुरुष के लिए